नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार पाठ है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है बोलो तो? यस, पाठ का नाम है बहादुर। क्या नाम है पाठ का? बहादुर। बच्चों देखो, आप सब बहादुर हो ना, बहादुर बच्चे हो। ठीक उसी तरह ये जो बच्चा है ये 12-13 साल का बच्चा है जिसका नाम है बहादुर। ये बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम होता है? तो इसका ये प्रॉब्लम है कि उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। तो आज मैं आपको बहादुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक लड़का था, उसका नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था उसका? दिल बहादुर। हाँ, वो पहले क्या करता था बताओ तो? वो अपने माँ के वहाँ जब रहता था, जैसे आप लोग अपनी माँ के पास रहते हो ना, ठीक उसी प्रकार वो बच्चा भी अपनी माँ के पास रहता था। तो क्या हुआ, उसकी माँ, उन लोग थोड़ा गरीब थे, तो उसकी माँ उसे कुछ काम के लिए बोलती ना तो वो नहीं करता था। उसको काम करने का मन नहीं करता था, बस उसे बाहर घूमना फिरना यही सब अच्छा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, उसकी माँ बहुत काम में व्यस्त थी और वो थोड़ा बाहर गया था। तो उसने क्या किया, गाय भैंस सब चराने के लिए उसकी माँ कभी कभी उसे भेजती थी। तो उसने एक बार खूब पीटा। किसको? अपने जो पशु था ना उसका जो गाय बछड़ा जो था उसको खूब पीटा। पीटने के बाद जब वो भैंस और गाय माँ के पास आई, क्योंकि उसकी माँ भी पालती थी, कभी कभी माँ बहादुर को बोलती थी, बेटा जाओ तो थोड़ा देखो क्या कर रही है, गाय भैंस चर रही है कि नहीं घास, थोड़ा देख के आओ। तो क्या हुआ, बहादुर ने ना एक बार खूब पीटा गाय और भैंस को। तो जब गाय और भैंस उसकी माँ के पास आई तो उसको माँ को लगा कि बहादुर ने तो बहुत मारा है। तो बहादुर का पूरा उसकी माँ को गुस्सा आ गया। किसके ऊपर? बहादुर के ऊपर, क्योंकि उसने गाय और भैंस को मारा था और वो गाय और भैंस उसकी माँ के पास जाके ऐसे ऐसे करने लगी। तो उसकी माँ को ये अनुमान हो गया कि बहादुर ने उस गाय या भैंस को बहुत पीटा है, इसीलिए उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने बहुत मारा बहादुर को। मारने के बाद बहादुर क्या किया, उसको बहुत खराब लगा। उसकी माँ ने इतना मारा उसको कि तुमने क्यों मारा गाय भैंस को करके, बहुत मारा। तो उसने घर से कुछ पैसे लेके वो घर छोड़ के चला गया। पहले तो उस रात को वो जंगल में रहा, फिर वो क्या किया, उसके बाद वाला दिन वो शहर की ओर प्रस्थान किया। जब मैं आपको चैप्टर रीडिंग कराऊंगी तब मैं आपको पूरा ठीक से बताऊंगी वो कहाँ गया, किसके पास गया, क्यों गया बताऊंगी। अभी जस्ट मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रही हूँ कि ये स्टोरी कैसी है, ये कहानी कैसी है। फिर क्या हुआ, जब वो शहर की ओर प्रस्थान किया तो लेखक की जो पत्नी थी उसका नाम था निर्मला। निर्मला ने क्या किया, बोला अपने पति से, लेखक से कहा कि मेरे सारे रिश्तेदारों के घर में क्या है, नौकर चाकर है, मुझे भी नौकर चाकर घर में चाहिए। मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, काम करते करते मैं परेशान हो जाती हूँ, कोई घर का कोई काम नहीं करता, सारा दिन मुझे ही काम करना पड़ता है। इस तरह निर्मला ने अपने पति से बात की। तो उसके पति को भी ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नौकर यदि मिल जाता तो हम भी अपने घर के लिए रख लेते, तो क्या होता, हमारा भी बिरादरी में नाम ऊंचा हो जाता, हम लोग भी सबके साथ मिल बैठ के बात करते, हाँ हाँ हमारे घर में भी नौकर है। इस तरह की कुछ मान्यता उनके अंदर थी। तो फिर क्या हुआ, जब बहादुर अपने माँ के वहाँ से मार खा के वो आया शहर की ओर, तब निर्मला के भाई ने बहादुर को उनके घर में लेके आए। किसके घर में लेके आए? यस, लेखक और निर्मला पति पत्नी थे, उनका एक बच्चा भी था, उसका नाम था किशोर। तो उनके घर पे लेके आए। तो लेके आने के बाद तो ठीक है, बहादुर आराम से आया, रहने लगा। पहले तो शुरू में क्या हुआ, बहादुर को सब लोग प्यार करते थे, वो ठीक से काम करता था, उसकी बातों को सुन के सब लोग हंसते थे, गांव के भी आसपास के लोग आते थे उससे बात करने के लिए। बच्चा बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, बातचीत भी बहुत अच्छे से करता था। धीरे धीरे वो उसी घर में रहने लगा, अच्छे से मेहनती था, भोला वाला था, वो काम करने लगा। लेकिन अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का एक साथ रहते रहते, बोलते ना बर्तन एक साथ रहने से खटकती है, इसी तरह धीरे धीरे जो निर्मला थी और उनका जो बेटा था किशोर, उनको ना बहादुर थोड़ा खटकने लगा मतलब क्या, थोड़ी थोड़ी बातों में उन लोग बहादुर को डांटने लगे, क्यों तुमने ये काम नहीं किया, क्यों यहाँ ऐसे सामान पड़ा हुआ है। और जो निर्मला का जो बेटा था किशोर, वो तो बहुत गंदा सलूक करता था। किसके साथ? यस, बहादुर के साथ। वो करता था क्या बोलो तो, कभी कभी बहादुर को मारता था, बहुत पीटता था, काम बोलता था बहादुर करता था, यदि थोड़ा काम करने में इधर उधर हो जाने से उसे पकड़ के खूब मारता था। ये सब चीज़ लेखक भी देखते थे। बहादुर
को मार रहा है किशोर, फिर निर्मला भी देखती थी, फिर भी उन लोग कुछ नहीं कहते थे। इस तरह धीरे धीरे बहादुर के ऊपर अत्याचार होने लगा, तो बहादुर को अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ, निर्मला ने बहादुर को बोला कि बहुत तो मेरे हाथ से तुमने रोटी खा ली, अभी तुम खुद बनाओ रोटी, मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। लेकिन जो बहादुर था ना, उसे रोटी बनाना नहीं आता था। वो जब घर में था, अपने गांव में था, तब उसकी माँ उसके लिए रोटी बनाती थी। लेकिन क्या हुआ, बहादुर जब वहाँ से माँ से गुस्सा करके, माँ ने उससे पिटाई की इसलिए वो घर छोड़ के आ गया, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसकी माँ ने कहा कि बहादुर की माँ ने उसे जब थोड़ा डांटा, थोड़ा मारा, तो वो घर छोड़ के आ गया। तो उसको वहीं की याद आने लगी बहादुर को कि किस तरह उसकी माँ से वो मार खाने के डर से, माँ की पिटाई से वो भाग के आया है, और यहाँ आकर भी इन लोग भी इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सहता रहा। बहादुर क्या करता रहा, ये जो अत्याचार निर्मला करने लगी उसके ऊपर, किशोर करने लगा, लेखक सब जान के भी, देखकर भी वो कुछ नहीं बोलता था, फिर भी वो सहता था, फिर भी वो खुश रहता था। एक दिन क्या हुआ, निर्मला के घर में उनके कुछ रिश्तेदार आए, मतलब लेखक और निर्मला के घर में कुछ रिश्तेदार आए, तो उन्होंने क्या किया, चोरी का इंजाम लगा दिया। किसके ऊपर, बहादुर के ऊपर। लेकिन बहादुर ने क्या किया, कोई चोरी नहीं की। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, बहादुर ने शायद चोरी की है, क्योंकि ये जो नौकर होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनका आदत है चोरी करना, इसीलिए इसी ने ही पैसा चुराया है। तो फिर क्या हुआ, उसने बहुत मना किया, नहीं नहीं मैंने पैसा नहीं चुराया, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे, वो रिश्तेदार बोल रहे थे नहीं तुमने ही चोरी किया है करके। उसे चोरी का इल्ज़ाम जब लगाया तो उसे बहुत खराब लगा, तो वो बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद अगले दिन वो चुपचाप घर छोड़ के चला गया। जब वो घर छोड़ के चला गया बहादुर, तब क्या हुआ, तब जो निर्मला थी, लेखक था, उनका जो बच्चा था किशोर, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ के चला गया। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हमने इसके ऊपर अत्याचार किया है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, उसने चोरी भी नहीं किया था, इसीलिए शायद दुखी से वो घर छोड़ के चला गया। और जब ये बात लेखक को पता चला कि रिश्तेदारों के जो पैसे थे वो बहादुर ने नहीं चुराए थे, वो क्या हुआ था, वो रिश्तेदार ही ऐसे थे, वो पैसे लेके ही नहीं आए थे, उनको पैसे देना ही नहीं था बच्चों को, लेकिन इसीलिए उन्होंने झूठ बोल के बोला कि हमारे पैसे चोरी हो गए। ये बात भी निर्मला को पता चल गई थी, लेकिन फिर भी उसने बताया नहीं। बाद में जब बहादुर चला गया, तब निर्मला ने ये बात लेखक से बोला कि हाँ देखो, ये जो पैसा चोरी का जो बात है, ये पैसा किसने, बहादुर ने नहीं चोरी किया था, फिर भी बहादुर के ऊपर नाम लगाया, शायद इसलिए वो चला गया। बहुत कुछ उन लोग सोचने लगे। जब बहादुर चला गया तो घर की हालत भी बहुत ख़राब हो गई, सब जगह सामान इधर उधर पड़ा था, कोई काम करने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी ना, बहादुर उनको काम करता था, सब काम घर का वही करता था। तो इस तरह क्या हुआ, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि देखो गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना ये एक बहुत ज़रूरी है। यदि हम गुस्से पर काबू रख सकते हैं तो ही क्या कर सकते हैं, हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आता है तब हमें अपने गुस्से को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और फिर क्या हुआ, देखो जब लेखक ने बोला कि अच्छा वो क्या कुछ सामान लेके गया है, तब निर्मला ने बोला यदि वो कुछ लेके भी जाता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। उसने कुछ नहीं लिया, बल्कि उसने अपना सामान भी सब छोड़ के गया है। वो कुछ खेलता था, ताश की गड्डियाँ थी उसके पास, कुछ कंचे थे, जो मार्बल होते ना कंचे थे, ये सब भी उसके खेलने के जो सामान थे वो सब भी वो लेके नहीं गया, वो खाली हाथ ही चला गया। इससे ये पता चलता है कि जो बहादुर था वो बहुत ही संवेदनशील बच्चा था, फिर भी उसके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया है ये उसे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया। देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में, लघु में ये कहानी मैंने आपको बताया, क्योंकि जब आप ये पाठ पढ़ोगे तब आपको क्या लगे, बड़ा इजी लगे कि हाँ ये मिस ने तो ये कहानी बता दिया है कि ये इस तरह की कहानी है, तो अब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अभी आप क्या करोगे, मैं जब ये पाठ पढ़ूंगी तो आप लोग बुक में ध्यान से सुनोगे कि मिस क्या पढ़ रही है, और समझने की कोशिश करो कि किस वाक्य में किसने किसे क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, किस लिए कहा, और मेरे साथ साथ आप लोग बैठकर भी पढ़ोगे और उंगलियों को अपने किताब में रखोगे। ओके, तो बच्चों देखो, सुबोध भारती हिंदी पाठमाला का मैं कौन सा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 6। क्या नाम है,
बहादुर। ओके, तो आप लोग निकालो पेज नंबर 44। देखो बच्चों, ये है पेज नंबर 44, पाठ का नाम है बहादुर। तो आप लोग मेरे साथ साथ ही पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, और मैं जोर से आपको बता रही हूं कि किस तरह आपको पढ़ना है। ओके, चलो। प्यार दिलों को जीतता है, क्रोध दूरी पैदा करता है। ये बात भी मैंने आपको बताया ना, प्यार क्या करता है? दिलों को जोड़ता है, और क्रोध क्या करती है? दूरी पैदा करती है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इस पाठ से तो हमें यही शिक्षा मिली ना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं अपना पाठ शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। बस मैं रीडिंग करूंगी क्योंकि मैंने आपको पाठ पूरा समझा दिया है। ओके। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को ही जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मटका रहा था। ऐसे ऐसे, हाँ, मटकाना मतलब ऐसे ऐसे। 12-13 वर्ष का बच्चा, कितना साल का था वो? 12-13 साल का एक लड़का था। उसकी उम्र थी 12 और 13 साल। ठिकना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, नेकर मतलब क्या होता है? हाफ पैंट। वह सफेद नेकर, आधी बाह की वह सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझे और कभी अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। मतलब वो लड़का को जब लेके आए, मैं बहादुर के बारे में बोल रही हूँ। अभी बहादुर इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बहादुर आ चुका है। कहाँ पर आ गया है? लेखक के घर में। ओके, फिर देखो उसका शरीर मैंने बताया कैसा था, कितना साल का था? 12-13 साल का था। कौन लेके आया था? निर्मला का भाई। ओके, फिर देखो उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। साले साहब मतलब लेखक का साला, इसका मतलब लेखक की जो पत्नी थी निर्मला, निर्मला का भाई। ओके। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। इसमें क्या कहा गया है? इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि नौकर रखना उनके घर के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि नौकर एक शान की बात होती है नौकर रखना। और उसकी जो पत्नी थी निर्मला, वो सारा दिन काम करती रहती थी और काम करते करते वो थक जाती थी। वो भी हमेशा बोलती थी नौकर रखो घर में, नौकर रखो। तो इस तरह इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि नौकर रखना जरूरी था। तो लेखक को लगा कि अच्छा, मैं इस बहादुर को रख लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। अभी देखो इस पैराग्राफ में आओ, इसमें क्या कहा गया है कि बहादुर के बारे में वो लोग सुन रहे हैं कि बहादुर कैसा लड़का था, वो क्या करने वाला था, क्यों आया अपने घर से। ये सब पूछना पड़ेगा ना। जब भी हम कोई नया नौकर अपने घर में काम के लिए रखते हैं तो तब हम क्या करते हैं? उसके बारे में हम पूछते हैं ना। तो उसी तरह पूछना शुरू किया। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बहुत गुस्सेल थी और उसे बहुत मारती थी। वह चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में थोड़ा हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। वो थोड़ा बदमाश था, मैंने बोला ना कि वो बाहर ही घूमना चाहता था, लेकिन माँ क्या चाहती थी कि वो थोड़ा घर में भी काम करे। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। मैंने बोला था ना बच्चों आपको कि क्या किया? उसकी माँ ने क्यों पीटा बहादुर को? क्योंकि बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था, जो उसकी माँ की बहुत प्रिय थी जो भैंस। क्यों मारा तुमने बेजान जीव को? तो उसकी माँ को गुस्सा आया और उसकी माँ ने इसीलिए बहुत पीटा। किसे पीटा? बहादुर को, कि क्यों तुमने मारा भैंस को बोल के। हाँ, फिर यहाँ पता चल गया। फिर क्या हुआ? ये इसीलिए वो क्या हुआ? घर छोड़ के वो कहाँ चला गया? शहर की ओर। वह रात भर जंगल में छिपा रहा और सवेरे इस शहर पर आ गया। फिर वो रात भर जंगल में छिपा, माँ के मार खाया, पैसा कुछ ले लिया माँ से, लेके वो जंगल में चला गया। फिर जंगल जाने के बाद फिर नेक्स्ट दिन सुबह क्या क्या सवेरे वो शहर आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। फिर जब लेखक ने अपने घर में उसको काम के लिए रखा तो नाम पूछना पड़ेगा ना। तो नाम पूछा तो उसने क्या बोला? दिल बहादुर।
उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं कि मैंने उसे क्या हिदायतें दी थी, शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। मतलब लेखक के घर में ना नौकर चाकर को अच्छे से रखा जाता था। घर के लोग जैसे रहते थे उसी तरह ही नौकर चाकर को भी रखते हैं। मतलब पहले पहले उसने लेखक की पत्नी ने नौकर चाकर को बहुत प्यार से रखा। फिर क्या हुआ, अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शौर सीख जाएगा। मतलब ढंग मतलब जो तमीज होती है ना, बात करने का तरीका, फिर चलने का फिरने का, वो सब सीख जाएगा बोला। हाँ, निर्मला ने उसी समय कुछ उपदेश दे डाले थे कि मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। उसे घर के सभी लोग से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। मतलब शुरू शुरू में बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। निर्मला ने उसके नाम के आगे से दिल हटा दिया, ओनली बहादुर रखा। क्या बोला, मैं तुम्हें सिर्फ बहादुर बुलाऊंगी, और बहुत प्यार करने लगे। जैसे कोई नया मेहमान घर में आता है तो हम उसका क्या करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उससे बात सुनने में अच्छा लगता है। कोई बच्चा बोलता है तो इसी तरह बहादुर का भी बातचीत उन लोग को अच्छा लगने लगा। फिर सुनो, सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसे देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। धीरे धीरे क्या हो, सुबह सुबह बच्चे लोग आते थे, उससे खेलते थे, बहादुर से बात करते थे। एक नया लड़का देखा ना, इसीलिए उनको भी अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की भी बहुत फिक्र थी। मतलब क्या क्या, बहादुर क्या करता था, घर के सभी लोगों का अच्छे से खातिरदारी करता था, सबको खाना वाला टाइमली देता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाती हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर से तलती बुनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। मतलब इसमें क्या कहा है बताओ तो। जो निर्मला थी वो भी अपने आसपास के लोगों को बता रही है कि हम लोग नौकरों से क्या करते, अच्छा व्यवहार करते हैं। हम दूसरों लोगों की तरह नहीं है कि जो नौकरों को मारते पीटते हैं। हम क्या करते हैं, नौकर से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की डाल पर नजर आता। निर्मला शोर मचाकर कहती, अरे रिछ बंदर की जाति, कहीं गिर गया तो बुरा होगा। मतलब वो क्या करता, खेलता भी था, कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाता था तो निर्मला उसे डांटती भी थी, बेटा ऐसा मत करो, गिर जाओगे, हाथ पाँव टूट जाएगा। इस तरह वह घर में अच्छे से रहने लगा। ओके, इस पैराग्राफ में यही दिया गया है। उसके बाद वो भी क्या करता था, जो बहादुर था वो भी घर के सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रखता था। वो जो निर्मला का भी बहुत चिंता करता था क्योंकि निर्मला थोड़ा बीमार रहती थी। वो क्या कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। दवाई का समय होने पर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। वो भी निर्मला का दवाई का पूरा ख्याल रखता था, कब खाना है उनको दवाई का डब्बा लाके देता था उनके हाथ में। तो बहादुर भी निर्मला से बहुत ही स्नेह और प्यार करने लगा। ओके, जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता था, एक बार मेरी ओर देख सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। जब लेखक अपने घर में वह आता काम करके दफ्तर से, तो घर के सारे लोग बात करने लगते थे इस तरह। फिर वो भी बहादुर भी बात करता था, लेखक से बात धीरे धीरे करता था, सिर झुकाता था। मतलब वो भी उस घर के मेहमान की तरह, मतलब जैसे घर के जो दूसरे सदस्य थे उसी तरह वो भी उस घर में आराम से रहने लगा। हाँ, फिर क्या हुआ, कभी कभी क्या हुआ, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुम्हें माँ की याद आती है? तो वो क्या, नहीं। क्यों? कभी भी निर्मला पूछती थी, तुम्हें क्या माँ की याद आती है? तो वो क्या कहता था, नहीं। वह मारती क्यों थी? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तो क्या कर, उसकी माँ के बारे में जब पूछती थी निर्मला तो वो बहुत हंसता था। उसे ऐसे लगता था कि मार खाना क्या है, हंसी की बात है कोई। ठीक है, तब तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसे एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम
करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बिस्तर पर बैठकर अपनी जेब में से एक गोल सी नेपाली टोपी निकालता और पहन लेता, जो बाई और काफी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसके जेब से निकलकर बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर से गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता से अपनी किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, उस घर में घुल मिल गया। और वो जब सोने से पहले अपने जेब से कुछ कुछ सामान निकालता था, पुरानी ताश की गड्डी, मार्बल, थोड़े रंग बिरंगे पत्थर, उन सब से खेलता था। वो टोपी पहनता था, आईने में अपना मुंह देखता था। बहादुर के बारे में कहा गया वो क्या करता था, सोने से पहले बहुत खुश था, खुश होकर फिर वो सो जाता था। फिर क्या हुआ, दिन मजे में बीतने लगे। धीरे धीरे दिन बीतता गया, बड़ा अच्छे से बीतने लगा। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसात था। धीरे धीरे बरसात का मौसम भी आ गया, दिन धीरे धीरे अच्छे से बीतने लगा। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। तो घर के सभी लोग बहादुर से ये लाओ बहादुर, वो लाओ, ये रखो, ये ले जाओ करके ऐसा ऐसा दिन गुजरता गया। वो फटाफट दौड़ दौड़ के सभी की बात सुनता और मन लगा के काम करने लगा। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। सब लोग आराम से सोते थे, देर से उठते थे, और बहादुर सब काम करता था, देर से सोता था, जल्दी उठता था। बड़ा अच्छा बच्चा था वो। हाँ, मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दौब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। इतना सारी फरमाइशें की पूर्ति कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती, तब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसे बुरा भला कहता और उसे मारता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देखो फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे जो लेखक का जो लड़का था उसका नाम था किशोर, वो घर के सारे काम बहादुर से कराने लगा। और यदि बहादुर हर काम करता लेकिन थोड़ा भी इधर उधर होने से क्या करता, बहादुर को वो मारता, जोर जोर से चिल्लाता। तो ये ठीक नहीं है ना, ये अच्छी बात है। नौकरी से इस तरह खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए ना। तो इस तरह वो करने लगा कौन, किशोर। फिर क्या हुआ, एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी होकर ना करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना भूल गया था। किशोर ने उसे मारा तथा बुरे शब्द कहे तो उसने काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने, वह रोते हुए बोला। फिर लेखक ने भी पूछा तुम क्यों उसकी बात नहीं मानते हो, तो वो रोते हुए क्या बोला, किशोर के इस व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु मैंने बहादुर को ही समझाया। बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़कों की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम में रखते हैं वह कोई क्या रखेगा, वो कौन रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। तो लेखक ने भी क्या किया, अपने बेटे को थोड़ा सा डांटा, बस छोड़ दिया और पूरी हिदायतें देने लगा बहादुर को कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। देखो दूसरे के घर में नौकर को लोग मारते हैं, काम कराते हैं, खाना भी नहीं देते, और हम तुम्हें क्या करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। छोड़ो ये सब बात, रूठना नहीं है, चलो काम पे लगो। इस तरह लेखक ने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही
वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। फिर वो अपना जो बहादुरी टोपी होता है ना, जो नेपाल के लोग पहनते, देखना इस तरह का जो टोपी था, वो फिर पहन के फिर वो सब भूल गया, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था भूल गया। फिर वो गाना गाने लगा। रात को सोने से पहले वही अपना खिलौने, जो वो ताश की गड्डी, मार्बल, पत्थर सब निकाल के खेलने लगा। खेल के फिर वो सो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। एक दिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। तो क्या हुआ, गाँव के जो कुछ दूसरी औरतें थी, उन्होंने निर्मला को कुछ गलत बुद्धि दे दिया। कहा कि तुम क्यों नौकर की रोटी बनाते हो, नौकर को खुद बनाने दो रोटी, तुम लोग अपना रोटी बनाना और नौकर का रोटी छोड़ दो, नौकर वो खुद ही बनाएगा। नौकर मतलब कौन? हाँ, यस, बहादुर। इस तरह फिर क्या किया उसने, रोटी बनाना छोड़ दिया बहादुर के लिए। और बहादुर को रोटी बनाना नहीं आता था, वो क्या करने लगा, कच्ची कच्ची रोटी, मोटी मोटी रोटी वो अपने लिए खुद बनाने लगा, बना के खाने लगा। इसका मतलब क्या, उसके साथ धीरे धीरे खराब व्यवहार होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, फिर चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, तू कोई घर का लड़का है क्या? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। इस तरह का व्यवहार शुरू हो गया कि रोटी नहीं खाओगे तो भूखा रहोगे, जाओ जाओ अपना रोटी खुद बनाओ, मैं नहीं बना सकती तुम्हारे लिए रोटी। फिर क्या, पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। बोली, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी करके उसको मार दिया, डांटने लगी। हाँ, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा, तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है करके और डांटने लगी उसको। पर उसने अपने रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया पर वह नहीं माना, रात भर भूखा ही रहा। मतलब वो रात भर भूखा रहा, उसने रोटी नहीं खाई क्योंकि यस, निर्मला ने उसके लिए रोटी नहीं बनाई, इसीलिए वो भी रोटी नहीं खाया उसने। सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और बद्धी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। समझ आया, वो भी बहुत जिद्दी था। उसके बाद क्या हुआ, अब निर्मला, नेक्स्ट पेज निकालो बच्चों, पेज नंबर 50। सुनो, अब निर्मला का भी हाथ खुल गया था, वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। मतलब अब निर्मला भी उसको मारने लगी और उसका बेटा जो किशोर था वह भी उसको मारने लगा, तो दोनों उसको अभी मारते थे बहादुर को। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और उसकी तनख्वाह के पैसे भेज दिया करूंगा, लेकिन कई महीने बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। तो लेखक ने उसकी माँ को जब चिट्ठी लिखा तो उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बहादुर का पैसा लेखक के पास ही जमा होने लगा। वो जितना दिन काम करता था, 1 महीने 2 महीने तक वो पैसा जो भी मिलता था वो लेखक अपने पास रखता था। फिर क्या हुआ, अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज है। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मार खाते ही रहते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई थी। बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, पर इसी समय पर एक घटना हो गई। तो लेखक के घर में कोई मेहमान आया, रिश्तेदार आए, तो बात हो रहा था, मीट मछली सब खाना वाना बनने लगा। तो इसमें क्या हुई, एक घटना घट गई। क्या घटना घटी बता दो। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी, फिर चारपाई के नीचे झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर खड़े
पड़े हुए कागजों की जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहाँ चारपाई पर रखे, पर वह मिल नहीं रहे। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूट में बांध कर रखे हैं, रिक्शे वाले को देने के लिए, रिक्शे वाले को पैसे देने के लिए रखे थे। उसके बाद तो मैंने यहाँ ही रखा था, कोई आया भी नहीं, तो फिर कौन लेके गया होगा वो रुपए। उसके बाद लेखक ने क्या किया, बहादुर से पूछा। क्या पूछा? मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया था, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। मतलब वो कभी चोरी नहीं करता था। यदि उसे कहीं पैसे दिखते इधर उधर गिरे हैं तो वो भी निर्मला के हाथ में देता था। फिर क्या, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। उन्होंने फिर बात किया बहादुर से। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया, क्योंकि उसने उठाए नहीं थे। उसने आराम से बोला, जी नहीं बाबूजी। ठीक ठाक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ खड़े नहीं थे? फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। रिश्तेदार इस तरह बोलने लगी। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। क्या बोला उसने? कि मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो नमक लेने गया था बाहर। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तो लेखक ने क्या किया, तपाक से उस गाल में तमाचा मार दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। जब जोर से थप्पड़ मारा तो ऐसे गिरने लगा और उसकी आंखों से क्या होने लगा, आंसू बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने बताया नहीं कि उसने पैसा लिया, क्योंकि उसने लिया ही नहीं था। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। बोले, अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूंगा। फिर देखो क्या हुआ। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसे दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करते थे। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था कि उसने पैसे लिया, क्योंकि उसने लिए नहीं थे और ये जो रिश्तेदार थे वो सब झूठ बोल रहे थे। उसके बाद के अंत में हार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस तरह बात फिर क्या हो गई, खत्म हो गई। और उन्होंने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा कि मुझे पता है ये सब घाघ होते हैं, किसी झाड़ी में छिपा लिया होगा पैसा उसने और झूठ बोल रहा है, इस तरह बोल। इसके बाद निर्मला ने भी उसे डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए। नहीं नहीं करता रहा। फिर निर्मला ने भी उसको थप्पड़ मार दिए। लेखक ने भी मारा और निर्मला ने भी मार दिया। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसे दुदुलाने लगते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। बहादुर उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। इस तरह धीरे धीरे वो मार खाने लगा और किशोर तो मारता ही रहता था। एक दिन में दफ्तर से विलम्ब हो से आया, मतलब एक दिन लेखक दफ्तर से आए, थोड़ा धीरे आए, थोड़ा लेट हो गया उनको आने में। धीरे धीरे आए, विलम्ब हो गया, मतलब विलम्ब से आए, लेट आए, विलम्ब। हाँ, निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। ऐसे करके निर्मला बैठी हुई थी। उसको बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि बहादुर चला गया घर छोड़ के। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी भी कुछ नहीं कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं।
इस तरह कौन बोलने लगा? निर्मला, कि मैं मारती भी नहीं, लेकिन पता नहीं वो क्यों चला गया, मेरी किस्मत में नौकर का सुख ही लिखा नहीं है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया, अपने कपड़े, अपना बिस्तर, अपने जूते सभी छोड़ गया। मुझसे कहता तो उसे खूब अच्छी तरह पहना ओढ़कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया, कुछ भी नहीं लेके गया था। बड़ा ईमानदार बच्चा था बहादुर, वो उसका कोई उद्देश्य नहीं था चोरी करने का, वो खाली हाथ चला गया। फिर क्या हुआ? और वह 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वह लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ के आते हैं। मेरे कलेजे में तो कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। अभी देखो किशोर भी गया उसको ढूंढने के लिए कि बहादुर कहाँ गया। और निर्मला को भी बड़ा दुख हो रहा था कि मुझे पता होता तो मैं उससे थोड़ा और ज़्यादा पैसे दे देती, अच्छे कपड़े उपड़े पहना देती कि वो जाके माँ के से मिल के आए। फिर क्या हुआ? उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजे जैसे बैठ रहा हूँ। उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था लेखक को। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक क्या बोल रहा है? शायद मैंने उसे मारा इसलिए चला गया, मैं नहीं मारने से शायद वह बहादुर नहीं जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था और गनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह बुरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज की नावें भी उसकी पैंट के जो निक्कर के जेब में रखी हुई थी। वो अपना वो सामान भी नहीं लेके गया जिससे वो रोज रात को खेलता था, हंसता था। वो टोपी पहन के थोड़ा मुंह बनाता था ऐसे ऐसे करके, वो कुछ भी सामान वो लेके नहीं गया। वो खाली हाथ चला गया। उसे इतना खराब लगा कि मैं जिस मार के डर से अपनी माँ को छोड़ के मैं शहर आया था, यहाँ आकर भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा था, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा और वह भी यह घर छोड़ के भी वो चला गया। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? बोलो। मैं बोलती हूँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि हम यदि गुस्सा करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। यदि हम प्रेम से, स्नेह से किसी से अच्छा व्यवहार करें तो उसका भी अच्छा होता है और हमारा भी अच्छा होता है, दोनों तरफ से हमारा अच्छा होता है। इसीलिए बच्चों, हमेशा दूसरों से स्नेह और प्रेम का व्यवहार रखो, तभी आपकी जीत होगी और आप इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो और सभी लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे यदि आप स्नेह से दूसरे के साथ बात करोगे, स्नेह का व्यवहार रखोगे, प्यार से, वफादारी से, ईमानदारी से लोगों के साथ मिलकर रहोगे। ठीक है, तो इस कहानी को आप लोग क्या करोगे? रीडिंग करोगे अपने बुक में, पूरा अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ोगे जोर जोर से, तो आपको ये स्टोरी अच्छे से पता चल जाएगा, जिससे आप प्रश्न उत्तर भी खुद ही लिख सकते हो। ओके, धन्यवाद। अभी हम बहादुर पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम इसका मौखिक प्रश्न उत्तर, उसके बाद लिखित। तो सबसे पहला प्रश्न है पेज नंबर 54। बच्चों देखो, पेज नंबर 54 में दिया गया है सबसे पहला प्रश्न, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? इसका उत्तर है, बहादुर की माँ ने उसे खूब पिटाई की, तब बहादुर का मन उसकी माँ से दूर हो गया और कुछ रुपये लेकर वह घर से भाग गया। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक को नौकर रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर है, लेखक को नौकर रखने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदारों ने अपने घर में नौकर रखे थे और उनकी जो पत्नी थी निर्मला, उसको भी सारा दिन काम करने से कोई फुर्सत नहीं मिलता था, इसीलिए वो भी जिद करने लगी कि
मेरे घर में भी नौकर चाकर होने चाहिए, इसीलिए लेखक ने क्या किया, घर में नौकर रखा। ये मौखिक प्रश्न है, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा शॉर्ट में लिखना। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, बहादुर के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, बहादुर एक भोला भाला और संवेदनशील व्यक्ति था। व्यक्ति था मतलब क्या है, बालक था, बच्चा था, लिखो। हाँ, व्यक्ति नहीं बेटा, बच्चा। संवेदनशील बच्चा था, उस पर सुख और दुख का तुरंत प्रभाव पड़ता था। बहादुर झूठ नहीं बोलता था। ये उसका व्यक्तित्व था। क्या था उसका व्यक्तित्व? बहादुर एक भोला भाला और संवेदनशील बच्चा था, उस पर सुख और दुख का तुरंत प्रभाव पड़ता था और वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। यदि कोई उसे मारता था तो उसे बहुत ज़्यादा फील होता था, उसको बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर वो मतलब कसौटता था कि मुझे क्यों मारा गया है, मुझे क्यों मार रहे हैं, इसीलिए वो बहुत दुखी होता था। ओके, अभी हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, अन्याय होते देखकर भी लेखक चुप रहा। लेखक की भूमिका क्या और कैसी होनी चाहिए थी? इसका उत्तर है, लेखक को अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए थी। सबसे पहली बात, जब अन्याय हो रहा था तो लेखक बस सुन रहा था, देख रहा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा था। इसीलिए लेखक को क्या करना चाहिए था, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए थी। बहादुर के साथ किशोर और निर्मला अन्याय कर रहे थे, उसे मार रहे थे, उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे, फिर भी लेखक चुपचाप सुन रहा था। तो ये गलत बात है ना। लेखक को क्या करना था, उनको भी डांटना था और बोलना था कि आइंदा इसे कभी मारा तो बहुत खराब होगा। ओके, लेकिन ये सब लेखक नहीं कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, बहादुर रात भर भूखा क्यों रहा? ये तो जब चैप्टर रीडिंग हुआ था तब भी मैंने बताया था, क्योंकि बहादुर को रोटी बनाना नहीं आता था, उसको रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब वो गांव में रहता था तब उसकी माँ भी उसे रोटी बनाने के लिए कहती थी, तो वो बहुत गुस्सा से रोटी नहीं बनाता था। और जब निर्मला ने यहाँ आकर उसे रोटी बनाने के लिए कहा तो उसे भी फिर गुस्सा आया, वो जिद में अड़ गया कि मैं नहीं बनाऊंगा, और ऐसा बोल के वो बिना खा के ही सो गया। तो यहाँ क्या दिया, बहादुर रात भर भूखा रहा क्योंकि उसे रोटी बनानी नहीं आती थी, उसे रोटी नहीं बनानी थी। बहादुर जिद करने लगा, रोने लगा, फिर भी उसने रोटी नहीं बनाई और रात भर वो भूखा रहा। प्रश्न नंबर 3 है, गृह स्वामिनी ने रुपये चोरी की घटना की सच्चाई जानते हुए भी मौन क्यों रखा गया? अच्छा, गृह स्वामिनी कौन है? निर्मला है। निर्मला ने जो रुपये चोरी हुए थे वो घटना की सच्चाई जानते हुए भी क्यों मौन थी? क्यों मौन रही, वो चुपचाप रही? इसका उत्तर है, गृह स्वामिनी जानती थी फिर भी मौन थी क्योंकि निर्मला को ऐसा लगा कि घर के रिश्तेदारों की बात नौकर चाकर को बताकर क्या होगा, इसीलिए वह मौन रही। ये भी गलत बात है, बोलना चाहिए, नहीं आपका पैसा शायद कहीं और जगह आपने गिरा दिया होगा, ये नौकर ने नहीं लिया है, बहादुर ने ये पैसा नहीं लिया, इस तरह बोलना चाहिए था। फिर है प्रश्न नंबर 4, लगभग 80 शब्दों में बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ये मैं मौखिक कर रही हूँ, ये आप खुद लिखोगे, पहले सुन लो। बहादुर का चरित्र चित्रण कैसा था? बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी, उसका रंग गोरा था, मुंह क्या था, चपटा, और शरीर इसका कितना था, ठिगना था। बहादुर एक भोला भाला और संवेदनशील बच्चा था, उस पर दुख और सुख का तुरंत प्रभाव पड़ता था। उसकी माँ उसे मारती थी, इसीलिए वह घर छोड़कर चला गया। वह इस प्रकार का नौकर है जिसकी पिटाई कर काम नहीं कराया जा सकता, कि कोई मार के उसे काम करा ले, उस पर अड़ जाए कि नहीं मैं जिद करूँगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, इस तरह का वो बच्चा नहीं था। वो जिद खुद करता था, लेकिन वो दूसरे की बात उतना एकदम अड़ के नहीं मानता था। यदि कोई उस पर ज़्यादा प्रेशराइज करता था वो नहीं सुनता था। वह मेहनती और हंसमुख लड़का था। उसके जब वो आया घर पे तो लेखक के घर के लोग बहुत आराम करने लगे। ओके, इस तरह आपको बहादुर के बारे में लिखना है कि बहादुर कैसा बालक था, हाँ उसे क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं लगता था, वह कैसे काम करता था, हंसमुख था, संवेदनशील था, ये सब लिखना है। मार खाते, अपशब्द सुनते, चोरी के आरोप के समय बहादुर घर वालों के विषय में क्या सोच रहा होगा? क्या सोच रहा था वो? नंबर 5, बहादुर यह सोच रहा था कि मैंने अपनी माँ से पिटाई खाने से घर छोड़ा था, ये लोग तो उससे ज़्यादा खराब है जो बिना गलती पर मारते हैं। तो उसे ऐसा लग रहा था कि
मेरी माँ तो मुझे गलती होने पर मारती थी और ये बिना गलती से ही मुझे मार रहे हैं, बिना मतलब से ही मुझे डांटते रहते हैं। इसीलिए वो घर छोड़ के भी चला गया और ये सब वो सोचने लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। ओके, नंबर 6 है गृह कार्य। और नंबर 7 में दिया गया है मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। मैं यहाँ कौन है? यस, मैं कौन है? लेखक। वे ऊंचा क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने भी नौकर रख दिया था अपने घर पर। ऊंचा महसूस करना का अर्थ क्या है? गर्वान्वित महसूस करना, अभिमान फील करना, गर्व से एकदम समाया नहीं जाना और बहुत ज़्यादा खुश होना। गर्वान्वित महसूस होने का अर्थ है बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करना। यहाँ के ऊंचा महसूस करना, इसका अर्थ है गर्व महसूस करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा सम्मानित जानना। ओके, उसके बाद देखो लास्ट में दिया गया है कहानी का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। मतलब इस कहानी का कोई दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोलो, आप लोग अपनी मर्जी से इस कहानी का नाम, जैसे बहादुर है ना, तो आप कुछ दूसरा शीर्षक भी दे सकते हो। मैंने इस कहानी का नाम दिया है, दूसरा नया शीर्षक दिया है आत्मसम्मान। ठीक है, मैंने क्या नाम दिया है? आत्मसम्मान। और आप कुछ दूसरा नाम भी सोच सकते हो यदि आपको कुछ और अच्छा नाम लगे, बहादुर ना हो कि इस चैप्टर का नाम, इस पार्ट का नाम कुछ और हो जो आप चाहते हो, वो आप नाम बोल सकते हो, लिख सकते हो कॉपी में। हाँ, और मैंने दिया है आत्मसम्मान। उसके बाद देखो बच्चों, भाषा की बात आ रही है। भाषा की बात में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है उर्दू शब्द जो दिए है ना, कहानी में अनेक उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको क्या करना है? उर्दू शब्द का हिंदी पर्याय लिखना है। जो उर्दू शब्द है उसका हिंदी अर्थ लिखना है। सबसे पहले दिया है काफ़ी। काफ़ी का हिंदी क्या है? बहुत। काफ़ी का क्या है हिंदी? बहुत। ओके, उसके बाद दिया ओहदा। ओहदा का क्या अर्थ है? स्थान। ओहदा मतलब स्थान। उसके बाद दिया है फिक्र। फिक्र मतलब दुविधा में पड़ना, चिंता में पड़ जाना, दुविधा। हाँ, उसके बाद दिया है किस्मत, तकदीर। किस्मत मतलब तकदीर। फिर है दफ्तर। दफ्तर मतलब यस, कार्यालय। दफ्तर का मतलब है कार्यालय, कार्यालय। फिर नेक्स्ट है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है वेतन। तनख्वाह मतलब वेतन। उसके बाद दिया है शायद, मतलब संभवतः। शायद मतलब संभवतः, संभवतः। उसके बाद सख्त मतलब मजबूत, मजबूत। उसके बाद दिया है खत्म मतलब अंत, समाप्त हो जाना, खत्म, अंत हो जाना, फिनिश हो गया, अंत, समाप्त। माफी मतलब क्षमा। माफी मतलब क्षमा। ये समझ आया? उर्दू शब्द का हमने क्या किया? हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया, चेंज किया। उसके बाद दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय लगाना। ये बहुत इजी है, बुक में लिखो। निर्मला में निर है, मला, आ। अभागिन, अच्छा, उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, ये तो आपको पता है। जो शब्द के आगे आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द के पीछे आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। अभागिन मतलब अभागिन, इन। ओके, अभागिन, इन। उसके बाद दुखिया, दू, इसका प्रत्यय क्या होगा? इया। असाधारण, असाधारण, अन। ओके, व्यवहारिक। व्यवहारिक में क्या आएगा? व्यवहारिक, इक। प्रत्यय क्या है? इक। उदारता, ता। काल्पनिक, सब प्रत्यय बता रही हूं, इक। उत्साहपूर्ण, उन। निसंदेह, निसंदेह, अह। पिटाई, आई। ओके, उसके बाद दिया गया है दो पर्यायवाची शब्द, ये भी बुक में लिखो। नौकर का क्या है? रोजगार, सर्विस। लड़का का है बालक, सूत। माँ, मैया, माता। औरत का स्त्री, अबला। और बहादुर का क्या है? वीर और बलवान। उसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 4, खुद करो, वेरी इजी है। प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया गया शुद्ध को अशुद्ध करना है। हाँ, गलत दिया है आपको, राइट करना है। मुझे बड़ा क्रोध आया, बोलेंगे मुझे बहुत क्रोध आया। बहुत लिखना है, बड़ा जहां लिखा है उसमें क्या लिखना है आपको? बहुत। उसको चेंज करना, बड़ा नहीं होता, मुझे बहुत क्रोध आया। ठीक है, ये नंबर है 5।
उसके बाद दिया गया है उसको अफसोस हुआ, उसे अफसोस हुआ, क्या होगा, उसे अफसोस हुआ। उसके बाद वह हमेशा माताजी माताजी किए रहा, मतलब कहता रहा, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, मैं इसके लिए उसे, क्या होगा, उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, नहीं, उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए। ओके, ये हो गया। और नंबर 6 में क्या दिया गया, पाठ में अनेक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आपको अपने पाठ से चुन के जो मुहावरे दिया गया है वो लिखना है आपके बुक में। और बहादुर के साथ घर के सदस्य का व्यवहार उचित था या अनुचित, माँ से संवाद कीजिए और 5 पर संवाद प्रत्येक लिखिए। ओके, 1 2 3 करके 5 लिखना है कि कैसा व्यवहार होता था। ओके बच्चों, देखो ये जो सारा मैंने आपको दिया है, प्रश्न उत्तर, खालिस्तान भरो, मुहावरे बुक से देके लिखना है, ये सब अपने कॉपी में लिखना है ज़रूर। और स्कूल खुलने के बाद स्कूल में कॉपी जरूर लेके आना है, तब मैं चेक करूँगी। और जब लिखोगे मुंह से बोल बोल के लिखना है, उच्चारण करके फिर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से इसे याद हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाय।